देखो भाई, देखो रे देखो, इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, और क्या बोलते हैं इसको, बोलो, और क्या बोलते थे इसको? आईआर बोलते थे क्या? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ध्यान रखना, इसको डांसिंग भी बोला जाता है, इसको डांसिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये ऑफिशियल नेम नहीं है भाई, ध्यान रखना। जो डांसिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, ये अपने जनरेट किया है, आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। होता क्या है, जैसे मान लो स्पीकर देखा ना आपने, स्पीकर, तो उसके ऊपर आप बजते हुए स्पीकर के ऊपर आप जब मिट्टी के कुछ कण डाल देते हो, मिट्टी डाल देते हो, तो वो उछलते हैं, डांस करते हैं। तो वैसे ही कंपन करते हैं, वो कंपन करते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। तो वाइब्रेट करने का मतलब जैसे कुछ लोगों में कंपन होता है, ऐसे हाथ पाँव कांपते रहते हैं उनके, ठीक है, ऐसे वो वाइब्रेट करते रहते हैं, तो मतलब वो डांस कर रहे होते हैं एक टाइप से। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होंगे, कंपन होंगे, क्या होंगे, कंपन होंगे। तो उन कंपन्स में, उस कंपन्स की वजह से अपन इसको क्या कर देते हैं अपने सुविधा के लिए, डांसिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेफिनेशन क्या दोगे, जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर माइक्रोवेव से उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों को डाला जाता है, माइक्रोवेव क्षेत्र से उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों को जब डाला जाता है, ठीक है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें घूर्णन के साथ कंपन भी संपन्न होते हैं, उनमें घूर्णन के साथ कंपन भी संपन्न होते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में बोलो आईआर क्षेत्र की लाइट का यूज़ होता है, आईआर क्षेत्र की लाइट का विकिरणों का यूज़ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको अपन कहते हैं। बैठा दिमाग में, बहुत बढ़िया। अब अपने को पता है इसमें दो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी, SHO एंड AHO। कौन कौन सी दो चीज़ें यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे SHO, एक पढ़ेंगे AHO। ये अपनी आइडियल कंडीशन, ये अपनी रियल कंडीशन। बैठा दिमाग में, बैठ गया, बहुत बढ़िया। फिर अपन देखो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो आईआर रीजन होता है, आप बोल रहे हो ना आईआर क्षेत्र की विकिरण डालते हैं, तो जो आईआर रीजन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक नियर आईआर, एक मिडिल आईआर जिसको मेन आईआर भी कहते हैं, एक फार आईआर, निकट आईआर, मुख्य आईआर और दूरस्थ आईआर। ठीक है, आईआर के पास में, आईआर से दूर, आईआर के बीच में। तो जो बीच वाला क्षेत्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? एक बार इसके बारे में डेफिनेशंस लिख लो, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, लिखो, बहुत बढ़िया, लिखो। जब कोई अणु आईआर क्षेत्र के आईआर क्षेत्र के उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों का, जब कोई अणु आईआर क्षेत्र के उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों का अवशोषण करता है, तो जब कोई अणु आईआर क्षेत्र के उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों का अवशोषण करता है, तो उसमें घूर्णन के साथ आणविक कंपन भी संपन्न होते हैं, उसमें घूर्णन के साथ आणविक कंपन भी संपन्न होते हैं, आणविक कंपन भी संपन्न होते हैं, जिनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, जिनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को कंपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जिनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को कंपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना आप, एरो लगा के ऐसे,
नेक्स्ट लाइन से लगा के लिखो लिखो, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR क्षेत्र के विकिरणों का यूज होता है। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश। क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR क्षेत्र के विकिरणों का उपयोग होता है, इसलिए इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, ओके। लिखो रेंज ऑफ IR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम का क्षेत्र। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, रेंज ऑफ IR स्पेक्ट्रम का क्षेत्र। ठीक है, देखो भाई क्या होता है रेंज ऑफ IR स्पेक्ट्रम। आपने एक चीज़ देखो, मैंने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी इस यूनिट को जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे, ये अपन ऐसा पढ़ा था। अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? IR पढ़ रहे हैं। तो ये IR माइक्रोवेव और विजिबल दोनों के बीच में आ रहा है क्या? तो देखो भाई, आराम से देखना इसको आप। और अपन ये भी कहा था कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। न्यू बार भी क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। न्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लैम्बडा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है, ये तो है आपका। देखो भाई, फार IR जो IR है ना, मेन तो इसके पास लाई करता है, विजिबल के पास लाई करता है। ठीक है, इधर क्या लिखोगे आप? माइक्रोवेव रीजन। तो इसके पास में वो फार IR होगा, दूरस्थ IR होगा। क्या होगा? दूरस्थ IR क्षेत्र। ये जो आपको ये मेन IR होगा, ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट यही है, मेन IR जो आपका इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही है, मुख्य IR क्षेत्र। मुख्य IR क्षेत्र यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इसी के आगे यूज़ पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, लास्ट वाला है नियर IR। नियर IR के बिल्कुल पास में, मतलब विजिबल के बिल्कुल पास में, इधर आपका आएगा विजिबल रीजन। आ गया समझ में? निकटस्थ IR। ठीक है, अब इसका रेंज लिख देता हूँ मैं। अब मैं आपको इसकी रेंज लिख देता हूँ। तो जो विजिबल के पास में आएगा उसकी रेंज होती है 0.8, 2.5, 15 और 20 माइक्रोमीटर। ये रेंज किसकी है? ये रेंज है आपके लैम्बडा की। किसकी रेंज है? ये रेंज है आपके लैम्बडा की। और किस में है? माइक्रोमीटर में। ध्यान रखना भाई, ये जो नीचे वाली रेंज है, ये नीचे वाली रेंज आपकी वो है सेंटीमीटर इनवर्स में, न्यू बार की। ये 50 से लेकर 12,500। ठीक है भाई, 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके, ठीक है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके ये आपकी 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और ये किसकी है?
ये आपकी न्यू बार की है। देखो भाई, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, या फिर ऐसे देख लो, इधर देख लो, लैम्डा किस में है, माइक्रोमीटर में। देखो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, एनर्जी न्यू बार इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू बार देखो 50 से इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लैम्डा डिक्रीज 20, 15, 2.5, 0.8 दिख रहा होगा। ये आपको याद ही करना है भाई। अरे भाई, इसका कोई समाधान नहीं है, ये फ़ोटो आपको याद ही करनी है। पढ़ रखा होगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिर भी ये फ़ोटो आपको याद करनी है। ये जो क्षेत्र होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दो रीजन अपन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, एक पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। 667 से 12,000 सॉरी 667 से 1500 वो तो पढ़ते हो आप फिंगरप्रिंट रीजन, और 1500 से 4000 वो पढ़ते हो आप कौन सा पढ़ते हो, फंक्शनल ग्रुप रीजन। एक तो होता है अंगुली छापन क्षेत्र, एक होता है क्रियात्मक समूह क्षेत्र। तो 667 से 1500 तो कौन सा होता है, अंगुली छापन क्षेत्र, और 1500 से 4000 कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, क्रियात्मक समूह क्षेत्र होता है। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। जो मुख्य आईआर होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, बाद में लिख लेंगे अपन। 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको आप बोलते हो फिंगरप्रिंट रीजन। क्या बोलते हो, फिंगर प्रिंट रीजन, अंगुली छापन क्षेत्र लिख लेना भाई, अंगुली छापन क्षेत्र। अंगुली छापन क्षेत्र ये क्या होगा, 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा, और इसको क्या कहते हो आप, क्रियात्मक समूह क्षेत्र। क्रियात्मक समूह क्षेत्र में इसको कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। इस फोटो को आप बना लो, इस फोटो को आप बना लो। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये फ़ोटो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद हो गई, आपका काम हो गया। फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना, फिर कुछ भी याद नहीं करना, मैं कह रहा हूँ, ठीक। बस ये याद कर लेना, ये काम का है नहीं। बस केवल जब परिभाषा लिखोगे ना आप कि नियर आईआर क्षेत्र क्या होता है, फार आईआर क्षेत्र क्या होता है, तो आप लिख देना कि जिसमें जो लैम्डा होता है उसकी रेंज तो क्या होती है, 20 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के बीच भी होती है, और जिसमें जो तरंग संख्या होती है उसकी रेंज क्या होती है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की होती है। उसे हम क्या कहते हैं, दूरस्थ आईआर क्षेत्र, या फिर फार आईआर रीजन उसको अपन बोलते हैं। जो आपका निकटस्थ आईआर क्षेत्र होता है उसको, उसमें क्या कहोगे, लैम्डा की रेंज तो कितनी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर के बीच की होती है, और जो आपका तरंग संख्या होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 4000 से 12500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की होती है। समझ में आ गया। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो मुख्य आईआर क्षेत्र, फिर आप लिख सकते हो मुख्य आईआर क्षेत्र आपका दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो फिंगरप्रिंट रीजन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप रीजन, अंगुली छापन क्षेत्र और आपका क्रियात्मक समूह क्षेत्र। इसको आप जो फंक्शनल ग्रुप रीजन ना हायर क्लासेस में पढ़ते हो, एमएससी की क्लासेस में पढ़ते हो, इसके कुछ डाटाज होते हैं आपको, आईआर पीक्स गिवन होती है, वो आपको वैल्यूज़ याद रखनी होती है, कम से कम 30-35 वैल्यू है, वो आपको याद ही रखनी है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आती है, क्रियात्मक समूह पहचानने के लिए सीएचओ की पर्टिकुलर कितनी आती है, कीटोन की कितनी आती है, एल्डिहाइड की कितनी आती है, एमीन की कितनी आती है, एल्कोहल की कितनी आती है, तो वो पर्टिकुलर आपको पीक्स याद ही रखनी पड़ेगी। फिर जब पेपर में डाटा देता है ना, हायर क्लासेस की बता रहा हूँ, पेपर में डाटा देगा तो आपको उस डाटा को पहचानना है कि ये रेंज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की है, कीटोन की है, एल्कोहल की है, किसकी है, वो डाटा आपको वहाँ पे पहचान के मेंशन करना होता है। इसलिए वो याद करने का होता है, अपने काम का नहीं है, अपने है भी नहीं, इसलिए अपन उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल इसके बारे में लिख लेंगे कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। आ गया समझ में। वीडियो को पॉज करो और चिपकाओ इसको, फिर लिखते हैं आगे अपन, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो।
एक चीज़ लिख लो आप, लिखना देखें। देखो IR स्पेक्ट्रा को या फिर IR स्पेक्ट्रा में तरंग दे रही है लैम्डा को, IR स्पेक्ट्रा में तरंग दे रही है लैम्डा को न्यू बार ये रहा, न्यू बार के रूप में प्रदर्शित करके लिखते हैं, क्योंकि इसका ऊर्जा के साथ संबंध निम्न होता है, पढ़ा ना अपन ने। E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा, ठीक है, एंड न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लैम्डा होता है। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, चूँकि 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, न्यू बार हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी न्यू बार हो जाएगा। आप लिख सकते हो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू बार के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो अपने को तो E और न्यू बार में रिलेशन चाहिए, इसलिए लैम्डा को किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यू बार में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ आप उतार लो, वैसे पीछे लिखी हुई है अपनी, स्टार्टिंग में लिख लिया था चैप्टर के, फिर भी दोबारा से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे लिखो, एक रिलेशन लिख लो आप, न्यू बार यूनिट किस में आती थी, सेंटीमीटर इनवर्स में। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 10⁴ ओवर लैम्डा, किसमें, माइक्रोमीटर में। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप माइक्रोमीटर वाले लैम्डा का मतलब जैसे 0.8 था, 0.8 का भाग लगा दिया ना, किस में भाग लगा दिया, 10⁴ में, तो न्यू बार में जो नीचे वैल्यू लिखी रहे थे ना, 12,500, 4,667, 50, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो 25 माइक्रोमीटर था आपके पास, कितना था, 25 माइक्रोमीटर, तो 10⁴ भाग लगा किसका, 25 का, 25 हो के 100, ठीक है, ये 400, बोलो आया था क्या, 400 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी 20 आया था, तो 20 का भाग लगाओगे, ये लो 0 हमारा 50 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया क्या, हाँ, ये 500 सेंटीमीटर इनवर्स आपका आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, ऐसे कर लेना भाई, ऐसे कन्वर्ट आप कर लेना। ये रिलेशन है, केवल याद रखना आपको, बाकी और कुछ भी नहीं है। चाहो तो मत करो याद, चाहो तो याद कर लेना, काम पर वैसे है नहीं अपना, आगे क्लासेज में यूज़ होता है, फिलहाल आपके यहाँ पे यूज नहीं होता है। अब लिखो आप नियर आई आर, पहला क्षेत्र लिखो आप, नियर आई आर, निकटस्थ आई आर। क्या होता था, जो विजिबल क्षेत्र के पास लाई करता था, तो दूर था, वैल्यू बहुत कम थी। माइक्रोवेव के पास जो लाई करा था उसको तो फार आई आर कहते थे, और जो विजिबल के पास लाई करा था उसको क्या कहते थे आप, नियर आई आर कहते थे। तो नियर आई आर बोलो, वैल्यूज क्या थी उसकी, 0.8 से कितनी थी, हाँ जो भी थी, और आपकी ये यूनिट थी 4000 से 12,500, ये थी, ठीक है। तो लिख लो, इस क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य के पास, 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब जो लैम्डा की परास होती है ना, वो क्या होती है, 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर। इस क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य की परास ये होती है, तथा तरंग संख्या की परास कितनी होती है, 4000 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है।
4000 से 12500 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगला लिखो आप, फार आई आर। दूसरा कौन सा लिखोगे? फार आई आर, फार आई आर, दूरस्थ आई आर। ठीक है, क्या लिखोगे? जिसमें लैम्डा की रेंज कितनी हो, लिखवा रखी है आपको पीछे, लिखवा रखा है। देखो इसके तो मेरे को पता है, 50 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे 20 से 15, यही तो होती है। वेरी गुड, 15 से 20 माइक्रोमीटर, 15 से 20 माइक्रोमीटर लिख लो। इस क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य के परास, इस क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य के परास 15 से 20 माइक्रोमीटर, 15 से 20 माइक्रोमीटर तथा तरंग संख्या के परास 50 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 50 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, लास्ट लिखो मिडिल आई आर या मैन आई आर। जो था अपना तीसरा, वो कौन सा था? मिडिल आई आर या फिर आप इसको कह सकते हो मैन आई आर, मुख्य आई आर भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है भाई, मैन आई आर, जिसको आप मुख्य आई आर कहते थे। बोलो, लैम्डा की रेंज बोलो और न्यू बार की रेंज बोलो। बोलो देखें, तो लैम्डा की रेंज थी वो कितनी आती थी? वो आपकी आती थी 2.5 से लेके आपकी आती थी, तो लो बिल्कुल 15 माइक्रोमीटर, 2.5 से 15 माइक्रोमीटर बीच की तो थी। लिख लो इस चीज़ को। इस क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य के परास 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर, तरंग दैर्घ्य के परास 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तथा तरंग संख्या के परास 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक, ओके, आगे लिखो। ये क्षेत्र, स्टार लगा लेना भाई पॉइंट के। यह क्षेत्र कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए, यह क्षेत्र कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, वेरी गुड। आगे लिख लो आप। मुख्य आई आर क्षेत्र 2 भागों में बंटा होता है। मुख्य आई आर क्षेत्र 2 भागों में बंटा होता है, मैंने आपको बता रखा है। मुख्य आई आर क्षेत्र, मेन आई आर रीजन, इसकी जो होती है वो क्या होती है? 15 माइक्रोमीटर से कितनी होती है? 2.5 माइक्रोमीटर। ये तो हो गया आपका लैम्डा। ठीक है, और न्यू बार कितना होता है? 667 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 रीजन आपको बता रखे हैं। फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन बता रखा है। अंगुली छापन क्षेत्र और क्रियात्मक समूह क्षेत्र। रेंज लिख लोगे यहाँ पे 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और
1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर इनको पढ़ लिया तो सबसे पहले हेडिंग आप चिपका दोगे, सबसे पहले हेडिंग आप चिपका दोगे अंगुली छापन क्षेत्र, अंगुली छापन क्षेत्र, अंगुली छापन क्षेत्र, फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन कितना होता है, कितना होता है फिंगरप्रिंट रीजन? 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो उसका नाम जो है वो फिंगरप्रिंट रीजन क्यों रखा गया है। आपने आधार कार्ड बनवाए और सबको पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में A to Z जितनी भी आबादी है, सबके फिंगरप्रिंट क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट। अपने खुद के, माता पिता के, भाई बहन के, सगे भाई बहन के, जुड़वा के, किसी के भी देख लो, सबके फिंगरप्रिंट इस दुनिया में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अरे तभी तो जो आपके फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाली टीम होती है, वो किसी का मर्डर हो जाता है तो वहाँ से फिंगरप्रिंट रीजन लेके, फिंगरप्रिंट के सैंपल लेके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, आधार कार्ड से डाटा मैच कर लेते हैं, पता लग जाता है तुरंत किसका है। ठीक है ना, सबका आधार कार्ड डेटा ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो फिंगरप्रिंट का सैंपल लिया और मैच कर लिया। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका फिंगरप्रिंट क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो होगा क्या? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी जो स्ट्रक्चर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो लगभग सेम होगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स अप्रोक्सीमेट क्या होती है? सेम होती है। तो हम उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में अपन थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको ज्ञात करने में थोड़ा मुश्किल से आ जाती है अपने को। तो वहाँ पे हम किसके साथ लेंगे? फिंगरप्रिंट रीजन के। फिंगरप्रिंट रीजन क्या कहती है? स्ट्रक्चर चाहे शक्ल चाहे सेम हो, कोई मतलब नहीं है, फिंगरप्रिंट तो सबके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम हो, अपने को कोई उससे मतलब नहीं है। दोनों के जो IR जो पीक्स होंगी ना, जो IR डाटाज होंगे वो क्या होंगे? दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। प्रत्येक मॉलिक्यूल के करेक्टरिस्टिक्स IR पीक होती है, प्रत्येक मॉलिक्यूल के करेक्टरिस्टिक्स मतलब एक स्पेसिफिक, एक विशेष IR पीक होती है। एक मॉलिक्यूल एक विशेष क्षेत्र में लाई करता है और उस क्षेत्र में और कोई दूसरा मॉलिक्यूल लाई नहीं करेगा, केवल वही मॉलिक्यूल लाई करेगा। तो उसको आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं कि इस रेंज में कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है। फिक्स रेंज फिक्स होती है, तो उस आधार पर अपन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मॉलिक्यूल की IR आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। ऐसे ही आप यहाँ कह दोगे, क्रियात्मक समूह क्षेत्र में कह दोगे, तो प्रत्येक क्रियात्मक समूह का IR आवृत्ति क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अपन वहाँ से पहचान लेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल की IR आवृत्ति कितनी है। बस IR आवृत्ति देखा, मॉलिक्यूल पहचाना, चिपका दिया, आंसर खत्म। लिखो लिखो फिंगरप्रिंट रीजन में लिखो, मुख्य IR के 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, मुख्य IR के 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के क्षेत्र को, मुख्य IR के 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंगुली छापन क्षेत्र कहते हैं, अंगुली छापन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अगले लाइन से, जिस प्रकार सकल सूरत की समानता होने पर, जिस प्रकार सकल सूरत की समानता होने पर भी, जिस प्रकार सकल सूरत की समानता होने पर भी दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अंगुलियों की छाप समान नहीं हो सकती, जिस प्रकार सकल सूरत की समानता होने पर भी दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अंगुली की छाप समान नहीं हो सकती, अंगुली की छाप समान नहीं हो सकती, उसी प्रकार आणविक संरचना में अत्यधिक समानता रखने वाले, उसी प्रकार आणविक संरचना में अत्यधिक समानता रखने वाले प्रकाशीय समावयवी भी, ऑप्टिकल आइसोमर, आणविक संरचना में अत्यधिक समानता रखने वाले प्रकाशीय समावयवी भी, प्रकाशीय समावयवी समझते हो? जैसे मान लो आपने
एक फोटो, एक मॉलिक्यूल लिया आपने और उस मॉलिक्यूल में प्लेन डाला, अगर उसमें प्लेन एब्सेंट है, अगर उसमें प्लेन एब्सेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसकी एक फ़ोटो बनेगी, उसकी एक फ़ोटो बनेगी। तो ये जो दोनों फोटो है ना, दिखने में तो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के IR पीक क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। दोनों के IR पीक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जो जुड़वा भाई बहन देख लो ना, जुड़वा भाई बहन होते हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा आणविक संरचना में अत्यधिक समानता रखने वाले प्रकाशीय समावयवी भी IR स्पेक्ट्रम के अंगुली छापन क्षेत्र में, IR स्पेक्ट्रम के अंगुली छापन क्षेत्र में असमानता प्रदर्शित करते हैं, असमानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। IR क्षेत्र में असमानता प्रदर्शित करते हैं जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। इसको भी लिख लो चाहो तो, क्रियात्मक समूह क्षेत्र को भी लिख लो क्या, फिर तुम भी बाद में कहोगे सर आपने लिखवाया नहीं इसके बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रीजन। अरे चुप क्यों हो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई। अब वो बेसिक चीज़ तो मैं लिखवा नहीं रहा कि मुख्य IR क्षेत्र के, चलो लिख ही लो, मुख्य IR क्षेत्र के 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के क्षेत्र को, मुख्य IR के 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के क्षेत्र को क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, प्रत्येक क्रियात्मक समूह की एक अभिलाक्षणिक, प्रत्येक क्रियात्मक समूह की एक अभिलाक्षणिक IR आवृत्ति होती है। प्रत्येक क्रियात्मक समूह की एक अभिलाक्षणिक IR आवृत्ति होती है जिसके आधार पर क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है, जिसके आधार पर क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, काफ़ी है इतना, केवल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। वेरी गुड। अब आप हेडिंग डाल दो कंडीशंस फॉर IR स्पेक्ट्रम, कंडीशंस फॉर IR स्पेक्ट्रम। ये तो वैसे इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, अब पढ़ेंगे अपन वो SHO और वो HO वाला सिस्टम। ठीक है, कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रम। देखो भाई, देखो कंडीशंस फॉर IR स्पेक्ट्रम। ठीक है, IR स्पेक्ट्रम के लिए शर्तें, IR स्पेक्ट्रम के लिए शर्तें। तो देखो, आपने जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो वहाँ पे क्या कहा था, दोज मॉलिक्यूल विच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर रोटेशनल एक्टिव एंड विच डजंट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर रोटेशनल इनएक्टिव, ये कहा था। वेरी गुड। बस यहाँ पे ये कहते हैं कि जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो आपका चेंज होना चाहिए किसके दौरान, ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन परमानेंट डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज्ड। ठीक है, आप लिख सकते हो ड्यूरिंग वाइब्रेशन, हिंदी में लिखवा दूंगा, पर ध्यान रखना, चिंता मत करना। ड्यूरिंग वाइब्रेशन परमानेंट डाइपोल मोमेंट
must be changed, must be changed during vibration. Permanent dipole moment must be changed. Molecule are IR एक्टिव। ध्यान रखना, लिखो कंपनों के दौरान, जिन अणुओं के कंपनों के दौरान स्थायी द्विध्रुवागुण में परिवर्तन होता है वे IR सक्रिय अणु कहलाते हैं। जिन अणुओं के कंपन के दौरान, जिन अणुओं में कंपन के दौरान स्थायी द्विध्रुवागुण में परिवर्तन होता है, जिन अणुओं में कंपन के दौरान स्थायी द्विध्रुवागुण में परिवर्तन होता है IR सक्रिय अणु कहलाते हैं। नोट डाल के एक चीज लिख लेना, all homodiatomic molecules, all homodiatomic molecules are IR inactive। जितने भी समद्विपरमाणु अणु होते हैं, जितने भी समद्विपरमाणु के अणु होते हैं वो सब क्या होंगे? IR अक्रिय। IR कैसे होंगे? अक्रिय वो होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब वो IR स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल H2, N2, O2, F2, ये लोग, हाँ लोग नहीं सर, मॉलिक्यूल। IR स्पेक्ट्रा not give, IR spectra not give by these molecules because they are homodiatomic molecule। ये समद्विपरमाणु अणु हैं तो IR स्पेक्ट्रा ये नहीं देंगे। ठीक है, कौन देंगे? वही देंगे। कौन देंगे? वही देंगे जिनको देना चाहिए। जैसे देखो HCl देगा आपका, NH3 देगा, पानी देगा, और देखो CO देगा, HCN देगा, NO देगा। और भी बहुत सारे हैं जो IR स्पेक्ट्रा देंगे। बस आपको तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन याद रखना था, बाकी आपको डिटेल से थोड़े लेना है। जब आप हायर क्लासेस पढ़ते हो, नेट पढ़ते हो, तब जाके आपको उनको डिटेल से पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर IR एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर IR इनएक्टिव। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर भी आप सोल्व कर सकते हो। ध्यान रखना, आपको अगर पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट रखता है, कौन सा मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट नहीं रखता, तो उसके आधार पे आप आंसर दे सकते हो डायरेक्ट इस कंडीशन से। ठीक है, वेरी गुड। अब आप हेडिंग डाल दो SHO। SHO क्या हेडिंग डालोगे आप? SHO। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं SHO। वेरी गुड, बहुत ही इम्पोर्टेंट। SHO सर पूरा नाम बताइए इसका तो सुनो। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या सर हिंदी में बताओ ना? बताऊंगा भाई, सरल आवृत्ति दोलक। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हिंदी में इसको कहते हैं सरल आवृत्ति दोलक। क्या कहते हो? सरल आवृत्ति दोलक इसको अपन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। EV इज इक्वल टू V+1/2 h न्यू, या फिर EV इज इक्वल टू V+1/2 ओमेगा बार OSC। ये फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, केवल डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखेंगे। जैसे हम आप लिखते हैं ना EJ इज इक्वल टू BJJ+1, तो यहाँ पे लिखा EV इज इक्वल टू V+1/2। ठीक है, चलो एक बार लिख लेते हैं।
SHO क्या होता है, एक मिनट रुकना भाई। देखो SHO आपकी आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो एक स्प्रिंग होती है आपकी, मान लो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के जो दोनों एंड होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, वहाँ पे दो मॉलिक्यूल, दो एटम बंधे हुए हैं जिनका मास एक का M1 है, एक का क्या है M2 है। आपने स्प्रिंग को खींच दिया। अब जब आप इसको छोड़ोगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, वापस स्प्रिंग अपनी पुनः इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहिए ना, रिस्टोरिंग फोर्स वापस आने के लिए जो फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल जिसको बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल बोलते हैं, तो वो लगता है। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, फोर्स कांस्टेंट से, हुक्स लॉ से। किससे, हुक्स लॉ क्या कहता है, F = -kx। अभी पढ़ते हैं इनको सबको डिटेल से, ध्यान रखना। SHO पे अपन क्या करते हैं, एक स्प्रिंग कंसिडर करते हैं और उस स्प्रिंग में क्या कंसिडर करते हैं, अपने ये मानते हैं, देखो सुनना, एक आपके पास स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के दो एंड हैं, वहाँ पे आपने एक मॉलिक्यूल, एक एटम इधर बांध रखा है, एक एटम इधर बांध रखा है, दोनों को जैसे आपने खींचा, आप मान रहे हो कितना ही खींच लो उसको, SHO आइडियल कंडीशन है ना, कितना ही खींच लो, जब छोड़ोगे ना वापस वो अपनी रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन जो AHO होता है ना, AHO एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, वो ऐसे कहता है कि जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड वो इतने ज़्यादा इलास्टिक नहीं होते कि आप उनको एक इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाओ और वो वापस छोड़ने पर अपनी रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड तो क्या होते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे ना, ज़्यादा खींच दोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो अपन जो आपका AHO ना, AHO एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, वहाँ पे अपन मानेंगे कि बॉन्ड को अपन स्प्रिंग की तरह इतना नहीं खींच सकते, जितना आप SHO में खींच रहे हो ना उतना नहीं खींच सकते, ठीक है। एक बार लिख लो, 2-3 पॉइंट आप लिख लो भाई। एक द्विपरमाणुवीय अणु जब IR क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो, एक द्विपरमाणुवीय अणु जब IR क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो, वह एक सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करता है। ये लो भाई, बना लो। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं RE, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, साम्य अवस्था में डिस्टेंस। फिलहाल आपने स्प्रिंग को खींचा नीचा कुछ नहीं है, जो स्प्रिंग आपकी थी इनिशियल पोजीशन में थी वैसे की वैसी ही है। आपने स्प्रिंग को खींचा वींचा कुछ नहीं है, जैसी स्प्रिंग थी वैसी ही वे। जब खींच लोगे बॉन्ड लंबे हो जाएंगे, छोड़ोगे वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। तो लिखना आप, हुक के नियम अनुसार प्रत्यानयन बल अकॉर्डिंग टू हुक्स रूल, restoring force is F = -kx, और जो x होता है ना वो होता है R - RE। x क्या होता है, R - RE। R तो थी आपकी खींचने के बाद में डिस्टेंस, RE क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। छोड़ दिया वापस से, जहाँ पहले थी वहीं आ गए, वो क्या है, RE है, ठीक है। तो F = क्या होता है, -kx, ये तो आपका हुक्स रूल है, ठीक है। हुक्स रूल के F = -kx, x के R - RE। वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, F = -k R - RE। इक्वेशन इसको कह दो आप 1, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हियर कौन क्या है, देखो यहाँ तो क्या है ना, के ये फोर्स कांस्टेंट है, कौन है, फोर्स कांस्टेंट, डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ,
डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी जो फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप हिंदी में लिख लो, यहाँ के बल नियतांक है। क्या है, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट है जिसका मान बंद सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ये पर कह सकते हो जो कि बंद सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आर माइनस आर क्या है, आर माइनस आ रही है आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्चुअल में कितनी है, वास्तव में कितनी है, ठीक है, वो है आपका आर माइनस आर, अंतर्नाभिकीय दूरी। हिंदी में लिख लो, अंतर्नाभिकीय दूरी। और जो आपका जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन, ये रीस्टोरिंग फोर्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स को। पहले आपने खींच दिया, खींचने के बाद में वापस छोड़ा तो ये वापस आ रहा है, उसको बता रहा है माइनस साइन। आगे लिखना आप, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, ठीक है, लिख लो, विस्थापन के विपरीत दिशा में बल को प्रदर्शित करता है। विस्थापन के विपरीत दिशा में बल को प्रदर्शित करता है। रिप्रेजेंट फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के विपरीत दिशा में बल को प्रदर्शित करता है। आपने ये विस्थापन किया, खींच दिया, लेकिन बल तो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, माइनस साइन। विस्थापन के विपरीत दिशा में बल को प्रदर्शित करता है ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। अतः ऊर्जा बराबर, अतः ऊर्जा आगे लिखना आप, यहाँ से आगे लिखना आप, अतः ऊर्जा सो एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। चूँकि x इज इक्वल टू क्या होता है, r माइनस आर ही होते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ के r माइनस आर ई का स्क्वायर, ठीक है भाई। ओके, इक्वेशन नंबर 2 कह दो, क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला सुनना भाई। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के ओवर म्यू, ठीक है भाई, 1/2 पाई रूट के ओवर म्यू। और आपको पता है अच्छे से, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जिसको आप पर सेकंड भी कहते हो। क्या कहते हो आप, पर सेकंड भी कहते हो, ठीक है। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, पीछे भी अपने पढ़ लिया है, रिजिडिटी में पढ़ लिया है। म्यू क्या है, रिड्यूस मास है, ठीक है। चलो, जो न्यू है ना, न्यू, इसको एक और लिखा जाता है, इस न्यू को और लिख सकते हैं अपन ओमेगा, क्या लिख सकते हो इसको, ओमेगा बार ओ एस सी, ओसिलेटिंग, क्या पढ़ रहा है, ओसिलेटर पढ़े हो ना, ओसिलेटर, तो इसको ओ एस सी, ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हो, दोलनावर्ती, क्या बोलते हो इसको, दोलनावर्ती, ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। ओमेगा बार से न्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, ओमेगा बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, 1/2 पाई रूट के ओवर म्यू हर्ट्ज। तो ध्यान रखना भाई, जहाँ भी ये आएगा आपका, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, न्यू बार आप लिख सकते हो। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में पूछे आपको, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में पूछे तो क्या करोगे, बताओ भाई, हर्ट्ज को आपको सेंटीमीटर इनवर्स में लेके जाना है,
तो हर्ट्ज से पहले कहाँ आओगे आप, जूल में आओगे, और जूल से फिर कहाँ चले जाओगे आप, सेंटीमीटर इनवर्स में चले जाओगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, केवल सी से डिवाइड करना है, केवल इसको सी से डिवाइड करना है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे ओमेगा बार ओ एस सी इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के ओवर म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। कल फॉर्मूला आपको ऐसे याद रख लेना, बाकी जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था ना, v + 1/2 हाफ v + 1/2 h न्यू, वही फॉर्मूला यूज़ होने वाला आपके, तो ध्यान रखना भाई, वही फॉर्मूला आपके यूज़ होने वाला है। इतना अगर आपने लिख लिया तो नेक्स्ट लाइन से लिखो आप, SHO की ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। SHO की जो एनर्जी होती है ना, वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। लिखो, SHO की ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। SHO की ऊर्जा